हेलो गाइस, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सेकंड लेक्चर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसमें हमने एक थ्योरी देखे थे, दैट थ्योरी व्हिच इज कॉल्ड एज दी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की हमने पोस्टुलेट्स भी डिस्कस कर चुके हैं और कुछ डेफिनेशन भी हम वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि सबसे पहली डेफिनेशन थी एटॉमिक नंबर की। एटॉमिक नंबर को हमने बोला है दैट इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन or number of electron present in an atom of an element which is called as the atomic number। उसी तरीके से हमने बोला है कि atomic number which is denoted by letter Z and Z is equals to P and the P is equals to E because the number of proton is equals to number of electron, that's why the Z is equals to E भी लिख सकते हैं वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट हमने नंबर डिस्कस किया था दैट इज एटॉमिक मास नंबर, जिसको हमने एटॉमिक वेट बोला है। एटॉमिक वेट बोला है तो एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है? These are the number of proton and the number of neutron. Number of proton and the number of neutron present in the nucleus of an atom of an element which is called as the atomic mass number which is denoted by letter A. A is equals to P plus M. P के जगह पे Z रख दो तो A is equals to Z plus M। तो हम वहां से n भी निकाल सकते हैं, n बोले तो न्यूट्रॉन नंबर, सो दैट इज n इज इक्वल टू a माइनस z। और कोई भी एलिमेंट उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर के साथ में। तो ध्यान में रखिएगा पीरियोडिक टेबल में जितने भी 118 एलिमेंट जो सिचुएटेड है उसमें जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे ही रखे हुए हैं। हम क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी क्या होते हैं, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद का जो यूनिट्स है उसमें देखने वाले हैं। तो आप ध्यान में रखिएगा कि जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो रखे गए हैं वो एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे ही रखे गए हैं। तो क्या होता है एटॉमिक नंबर हमने डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब यहाँ पे देखिए कि कोई भी एलिमेंट, मान लो मेरे पास में x एलिमेंट्स है तो मैं उसका एटॉमिक नंबर बॉटम में लिखूंगा और उसका एटॉमिक मास नंबर उसके कहा लिखूंगा, टॉप में लिखूंगा। और एटॉमिक नंबर क्या बताएगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे या कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। एटम्स, कोई भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर जो होगा वो बताएगा उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक मास नंबर क्या बताएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड दी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों की एडिशन जो होती है उसे बोलोगे आप, दैट इज द एटॉमिक मास नंबर। अगर आपको एटॉमिक मास नंबर दिया गया है A, एटॉमिक नंबर दिया गया है तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हो सीधा सीधा A माइनस Z, टॉप माइनस बॉटम, वो क्या हो जाएगा आपका एटॉमिक मास नंबर। तो आज हम देखने वाले हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोस्टोन क्या होते हैं, आइसोडाइफर क्या होते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था कि जो एटम्स है, एटम्स के अंदर फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज व्हिच इज कॉल्ड एज द सब एटॉमिक पार्टिकल। जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, देन प्रोटॉन है, देन कौन है, दैट इज प्रोटॉन के बाद में आता है दैट इज न्यूट्रॉन। उनकी डिस्कवरी भी देख चुके हैं हम, उनका मास भी डिस्कस कर चुके हैं, उनपे चार्ज होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसी हुई, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें पहले, उससे पहले कुछ डेफिनेशन हमारी बाकी थी। सबसे पहली डेफिनेशन हमने देखी थी, किसकी डेफिनेशन देखी थी, फिर से देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो डेफिनेशन थी वो कौन सी थी, दैट इज द एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर जो है वो हमने बोला था हम किससे बताते हैं, Z से बताते हैं। और हमने लिखा था यहाँ पे कि एटॉमिक नंबर व्हिच इज कॉल्ड एज द Z व्हिच इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दैट इज Z इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, Z इज इक्वल टू E भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में सेकंड डेफिनेशन जो हमने देखी थी वो थी दैट इज द एटॉमिक मास नंबर। क्या बोला है हमने यहाँ पे, एटॉमिक मास नंबर। और एटॉमिक मास नंबर किससे बताते हैं, A से बताते हैं। तो हमने लिखा था कि A इज इक्वल टू लिखा था P प्लस N, और A इज इक्वल टू लिखा था Z प्लस N, और N इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने, दैट इज द A माइनस Z, A माइनस Z, एंड A माइनस Z इज द न्यूट्रॉन नंबर। क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर। मैंने आपको कुछ एलिमेंट्स दिए थे, उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बताया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमने निकालना देखे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो थर्ड टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विच इज कॉल्ड एज दी, उसको कहते हैं हम आइसोटोप्स। अब देखिए यहाँ पे क्या होते हैं आइसोटोप्स। आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर अगर समझ में आ गया तो आपको एटॉमिक आइसोटोप्स और आइसोबार समझ में आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स इट इज एटम्स ऑफ, देखिए यहाँ पे इट इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, इट इज द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग, देखिए और क्या सेम हो जाता है इसमें, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट
हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर मतलब उनका Z क्या होगा, सेम होगा। अगर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है तो एटम्स सभी सेम एलिमेंट के हैं तो उनका Z क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। तो डिफरेंट क्या होता है, देखिए यहाँ पे बट डिफरेंट दी एटॉमिक मास नंबर, बट डिफरेंट दी विच नंबर, एटॉमिक मास नंबर। जिनका एटॉमिक मास नंबर बोले तो ए क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, उन्हें क्या बोला जाता है, दैट इज द आइसोटोप्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने बोला है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। मान लीजिए मेरे पास में एटम, एग्जाम्पल देखिए, हम आइसोटोप्स के एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। आइसोटोप्स के एग्जाम्पल हमने बोला है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो मेरे पास में देखिए एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन है। तीनों भी सेम एटम्स है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अब इनका तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट भी हो गए, एटॉमिक नंबर भी सेम हो गया, एटॉमिक नंबर भी सेम हो गया, लेकिन एटॉमिक मास नंबर इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। एटॉमिक मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ये तीनों एक में के क्या हो गए, 1h1 1h2 एंड दी 1h3, ये क्या हो गए, आपस में आइसोटोप्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जो 1h1 होता है वो 1h1 को कहते हैं व्हिच इज कॉल्ड एज दी प्रोटॉन। क्या कहते हैं, प्रोटॉन। एक्चुअली क्या होता है, प्रोटॉन किसे कहते हैं, अगर हमने क्या किया, ये हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन का एक एटम्स है, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो ये आ जाएगा H+, ये क्या आ जाएगा H+, और ये जो H+ है इसी को कहा जाता है व्हिच इज कॉल्ड एज दी प्रोटॉन। H+ को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन। तो देखिए यहाँ पे कि ये जो H+ का जो मास होता है ये प्रोटॉन के बराबर ही होता है, इसलिए ये 1H1 जो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स है 1H1, उसी को क्या बोला जाता है, प्रोटॉन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये 1H2 है, ये 1H2 को बोला जाता है दैट इज अ ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं इसको, व्हिच इज कॉल्ड एज दी ड्यूटेरियम। और ध्यान में रखिएगा कि ड्यूटेरियम डी से बताते हैं, किससे बताते हैं, डी से। जैसे कि प्रोटॉन H से बताते हैं, प्रोटॉन किससे बताते हैं, S से। और जो ड्यूटेरियम है दिस आर द 1H2 जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास नंबर कितना होता है, 2 होता है, उसे किससे बताते हैं, डी से बताते हैं, ड्यूटेरियम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रोटॉन का अगर ऑक्साइड ले लू, इस हाइड्रोजन का अगर ऑक्साइड ले लू तो क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, जिसे आप क्या बोलते हो, वाटर, दैट इज H2। क्या बोलते हो, वाटर। ये जो H2 है, ये H2 को क्या कहते हैं, वाटर। जो हम वाटर ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं, समझ में आ रहा है, वाटर जो यूज करते हैं दैट इज वो क्या होता है, उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और एक क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अगर आपने इसका वाटर ले लिया, किसका, ड्यूटेरियम का वाटर अगर ले लिया तो इसे बोला जाता है ड्यू2। क्या बोला जाता है, ड्यू2। और ये ड्यू2 को हेवी वाटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेवी वाटर। ध्यान में रखिएगा, अगर हम जो वाटर हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर हम डेली लाइफ में हम जो वाटर इस्तेमाल करते हैं तो वो किसका होता है, मतलब दैट इज द ऑक्साइड होता है, किसका, हाइड्रोजन का, जो कि प्रोटॉन ही है। और ये ड्यूटेरियम जो है, ड्यूटेरियम का हम ऑक्साइड ले सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, D2O, उसे क्या बोलते हैं, हेवी वाटर। एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर में हाई वेलोसिटी पार्टिकल होते हैं और उस हाई वेलोसिटी पार्टिकल की स्पीड को कम करने के लिए दैट इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड, दिस आर द हेवी वाटर, इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये आ गया 1H3। ये क्या आ गया, 1H3 को कहा जाता है दैट इज ट्रिटियम। क्या बोलोगे, ट्रिटियम बोलो या ट्रिशियम बोलो, ट्रिशियम भी बोल सकते हैं या ट्रिटियम भी बोलते हैं, सेम ही रहने वाला है, वो कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रिटियम को डिनोट करते हैं किससे, टी से। अगर इसका वाटर अगर देखना है आपको तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज T2O। क्या हो जाएगा, T2O, दैट इज द ट्रिटियम ऑक्साइड, ये बोला जाएगा। ये भी वाटर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, वाटर, लेकिन ट्रिटियम का वाटर हो जाएगा। और ध्यान में रखना कि ये ट्रिटियम का जो वाटर होता है ये कैसा होता है, दिस आर द पॉइजनस। ये कैसा होता है, पॉइजनस या डेंजरस, मतलब टॉक्सिक होता है। क्या बोलोगे आप इसको, पॉइजनस से बेहतर क्या बोलोगे, टॉक्सिक बोलोगे। दिस आर द हाईली टॉक्सिक इन नेचर। तो मुझे ये बताना था कि यहाँ पे देखिए, दिस आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट having same atomic number 111 and having different atomic mass number, such species which is called as the, क्या बोला जाता है उसे, आइसोटोप्स बोला जाता है। और एग्जांपल से समझते हैं, और भी कई एग्जांपल से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास में कार्बन है, दूसरा भी कार्बन है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर्स, दैट इज सेम एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। ये भी कितना होता है, 6 होता है। 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे लिख दूं मैं 12 और यहाँ पे क्या लिख दूं 13, यहाँ पे क्या लिख दूं 30।
मैंने आपको मोल कंसेप्ट में पहले ही लेक्चर में बताया था कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन 14। देखिए यहाँ पे तीनों भी आइसोटोप्स ही है। दीज आर द, मैंने बोला था आपको कि ये इन्वायरमेंट में सबसे ज्यादा पाया जाता है कार्बन 12। ये स्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं और कम रिएक्टिव भी नहीं, इसलिए इसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किए थे हमने मोल कंसेप्ट में। ठीक है, तो ये कार्बन 12 अबाउट 98% पाया जाता है, ये अबाउट 2% मतलब नियरली 1.9 समथिंग %। और जो बचा कुचा है कम तादाद में C14 पाया जाता है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, आइसोटोप्स। इनको तो क्या कहते हैं, आइसोटोप। अब आपको आइसोटोप्स का मतलब समझ में आ गया होगा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, सच स्पीशीज व्हिच इज कॉल्ड एज द आइसोटोप्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल और समझते हैं। ऑक्सीजन देखिए इस तरीके से मेरे पास में एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर सेम 8 8 8 बट 8O 16 8O 18 एंड 8O 18 8O 17 8O 18। ये एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट दी एटॉमिक मास नंबर। आप और एक और देख लीजिए, हमने इससे पहले बोला था दैट इज क्लोरीन। क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स होता है, एक होता है 17 क्लोरीन 35 और एक हो जाता है दैट इज 17 क्लोरीन क्लोरीन 37। 17 क्लोरीन 37 ये 2 आइसोटोप्स है। देखो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, क्लोरीन क्लोरीन, सेम एटॉमिक नंबर 17 17 बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर 35 एंड दी 37। तो ये स्पीशीज को बोला जाता है आइसोटोप्स। अब यहाँ पे एक बात देखिए कि ये जो आइसोटोप्स है, जैसे कि हमने कोई भी आइसोटोप देख लीजिए आप, 1H1 है, 1H2 है, 1H3 है, इसमें एक बात तो कॉमन है कि सबका एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। दूसरी बात देखिए कि इनका सबका एटॉमिक नंबर सेम है, 1 1 1, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगी, सेम होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, सेम होगी। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितने होंगे 1, यहाँ पे कितने होंगे 2, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, डिफरेंट है। मतलब समझ में आ रही है आपको बात कि आइसोटोप जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। ये बात ध्यान में रखना आपने। अब मुझे बताइए, अगर मुझे पीरियोडिक टेबल में अगर हाइड्रोजन रखना है तो हाइड्रोजन की एक पोजीशन होगी फिक्स। आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, तो सबसे ऊपर कॉर्नर में एक एलिमेंट रखा होता है H करके, जिसको क्या बोलते हो आप, हाइड्रोजन बोलते हो। तो उस हाइड्रोजन की पोजीशन जो होती है जहां पे वो प्रेजेंट होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो सारे 1 वाले जो 1 एटॉमिक नंबर वाले जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे उसी जगह पे होंगे। मतलब ऐसा होगा क्या कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये 1H1 की पोजीशन अलग होगी, 1H2 की पोजीशन अलग होगी, 1H3 की पोजीशन अलग होगी, ऐसा नहीं होगा ना। क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट की जो अरेंजमेंट की है वो किसके बिहाफ पे की है, एटॉमिक नंबर। जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा वो सारे के सारे कितने भी हो जाए उसके 100 आइसोटोप क्यों नहीं होते, वो एक छोटे से डिब्बे में बैठना पड़ेगा, उन्हें एक ही जगह पे रुकना पड़ेगा। उसी तरीके से ऑक्सीजन जो है, तो ऑक्सीजन के लिए अब ऐसा होगा क्या कि 8O16 के लिए एक अलग डिब्बा होगा और 8O17 के लिए एक अलग डिब्बा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये बात ध्यान में रखना है कि आइसोटोप्स ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। मैंने कुछ बातें बताई है आपको कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट द एटॉमिक मास नंबर, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन but different number of neutron, and the isotopes occupy the same position in periodic table. Same position in periodic table. आपको बातें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है which is called as the isobar। क्या बोलोगे आप, what do you call, that is the isobar। अब देखिए कि आइसोबार क्या होते हैं। आइसोबार एग्जैक्ट अपोजिट होते हैं किसके, आइसोटोप्स के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इट इज द एटम्स ऑफ, देखो उसमें क्या था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम। इसमें सेम क्या था, एटॉमिक नंबर था। अब इसमें क्या हो जाएगा, हैविंग सेम एटॉमिक, क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या हो जाएगा, इसमें सेम हो जाएगा क्योंकि उसमें क्या था, डिफरेंट था। हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट क्या हो जाएगा, बट डिफरेंट हो जाएगा, बट डिफरेंट दी एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट दी एटॉमिक नंबर, मतलब Z क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। सो स्पीशीज व्हिच इज कॉल्ड एज दी आइसोबार बोलोगे आप उसे, क्या बोलोगे, आइसोबार। एग्जैक्ट आइसोटोप के अपोजिट है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर
बट डिफरेंट दी एटॉमिक नंबर विच इज कॉल्ड एज दी, क्या बोलोगे आप उसे, आइसोबार। अब एग्जांपल से समझते हैं, देखिए ज्यादा क्लैरिटी के लिए एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा देखेंगे हम यहाँ पे एग्जांपल, देखिए यहाँ पे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मतलब देखिए कार्बन और ये नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन दोनों सेम है, नहीं है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, एटॉमिक नंबर 7 है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 14 लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 14 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सेम एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट दी एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट दी एटॉमिक नंबर विच इज कॉल्ड एज, क्या बोलोगे आपसे, आइसोबार बोलोगे। आइसोटोप्स होगी क्या, वो नहीं होगी आइसोटोप्स। और समझते हैं यहाँ पे देखिए, और समझिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, मेरे पास में एक आर्गन है, एक पोटेशियम है और एक क्या है, कैल्शियम है। देखिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स भी क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। एटम्स क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। मैंने इससे पहले आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ये बात मैं बोल चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर 40, यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर 40, एटॉमिक मास नंबर 40। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट दी एटॉमिक नंबर 18, 19, 20। इसको क्या बोलोगे आप, आइसोबार बोलोगे। क्या बोलोगे इसे, आइसोबार बोलोगे। तो ये सारी जो स्पीशीज है ये क्या होने वाली है, आइसोबार ही होने वाली है। या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए और भी स्पीशीज ले सकते हैं हम आइसोबार में। आइसोबार में बहुत सारी स्पीशीज हो जाएगी, लेकिन अब यहाँ पे देखिए हम क्या बता रहे हैं कि ये जो है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होती है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हो जाती है, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास नंबर हो जाता है बट डिफरेंट दी एटॉमिक नंबर विच इज कॉल्ड एज दी आइसोबार। क्या इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, और देखिए अब नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे सेम हो गए, एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे सेम हो गए, नहीं, तो डिफरेंट हो जाएंगे। दैट इज द डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गए, नहीं। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दैट इज 8 हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 7। तो मतलब देखिए आइसोटोप्स में डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं और डिफरेंट एटम्स ऑफ एलिमेंट्स भी होते हैं और डिफरेंट क्या होता है उनका एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट हो जाता है। तो क्या ये सेम पोजीशन ऑक्युपाई करेंगे पीरियोडिक टेबल में, नहीं। कार्बन के लिए एक अलग बॉक्स होगा और नाइट्रोजन के लिए एक अलग बॉक्स होगा। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं उसे बोला जाता है आइसोटोन। क्या बोलते हैं, आइसोटोन। ये आइसोटोन्स पे से देखिए आपको क्या समझ में आता है, टोन का मतलब किससे रिलेटेड होगा, दैट इज न्यूट्रॉन। आइसो का मतलब ही होता है सेम, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रॉन नंबर सेम। मैं सीधा सीधा शॉर्ट में लिख देता हूं, दैट इज आइसोटोन में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं आपको पता है, ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। ए माइनस जेड से क्या निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाले जाते हैं। तो आपको बात पता है कि आइसोटोन इज अ स्पीशीज हैविंग द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे उसे क्या बोलोगे आप, दैट इज द आइसोटोन। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, 11 सोडियम 23। दूसरा देखिए दैट इज 12 मैग्नीशियम 24, 12 मैग्नीशियम 24। देखो मेरे पास में दो स्पीशीज है, एक है 11 सोडियम 23 और एक है 12 मैग्नीशियम 24। मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, दैट इज 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, 12। दैट इज 24 माइनस 12 विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू कितने हो गए, 12। तो ये जो स्पीशीज है इन्हें क्या बोलोगे आप, आइसोटोन। अब यहाँ पे वो नहीं है कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सेम एटॉमिक नंबर, सेम डिफरेंट एटॉमिक नंबर, वो वाला कंसेप्ट नहीं देखना है। सीधा सीधा हमको क्या लगाना है, वो नहीं देखना है कि वो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है या एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है। सिर्फ हमको देखना ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या देखना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जिस स्पीशीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाए, सेम हो जाए। आपको एग्जाम्पल्स में एग्जाम में ऐसे दिए जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज दैट इज आइसोटोनिक स्पीशीज, आइसोटोनिक स्पीशीज या आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है। न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें न्यूट्रॉन नंबर क्या हो गए, सेम हो गए, ऐसा भी दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे आइसोटोन को आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज भी बोला जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा आप, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि ये जो है जिसमें न्यूट्रॉन नंबर सेम हो गए उसे आल्सो कॉल्ड एज क्या बोलोगे आप, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। जिसमें
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उसे क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज देखने वाले हैं हम, ठीक है। और जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगी उसे क्या बोलोगे, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज आपको निकाल के आएगी जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम। और भी एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6C14 एंड 8O18। देखिए यहाँ पे देखिए मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, दैट इज द 6C14 और 8O18। अब मुझे बताइए 6C14 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे बताइए, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8, और सॉरी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, नहीं सॉरी ये कितना लेना पड़ेगा 14, ये क्या लेना पड़ेगा, दैट इज 16 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा 16, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे देखिए ये हो गया 6C14, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने वाले हैं 8, इसमें 16 माइनस 8, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आने वाले हैं 8। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि A माइनस जेड बोले तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 8 हो गए, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए 8 हो गए। तो 6C14 एंड 8O16 दिस आर द आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज बोलोगे आप इसे, आइसो न्यूट्रॉनिक स्पीशीज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइसोटोन भी देखा है हमने, आइसोबार भी देखा है, और हमने एटॉमिक नंबर, आइसोटोप्स, एटॉमिक मास नंबर, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में हम देखने वाले हैं दैट इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है और आइसो डाइफर क्या होते हैं। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने आइसोटोन देख लिया है, अब हमको डिस्कस करना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है, सो हम लिखेंगे द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, द स्पीशीज विच कंटेन, द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज विच कंटेन, इसके नाम में ही है विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन हो जाए, उस स्पीशीज को क्या बोला जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, सेम हो गए। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी बताते आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल से समझिए, मेरे पास में कार्बन है, अब मुझे बताइए इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, एटॉमिक नंबर कितना है इसका 6 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 6। अगर मैं इसमें अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर और डाल दूं, मतलब 4 निगेटिव लिख दूं, 4 निगेटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 हो गए। कार्बन के बाद में दूसरा जो स्पीशीज आती है वो आती है नाइट्रोजन। पीरियोडिक टेबल में अगर हम मूव करेंगे तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से आती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब मुझे बताइए इस कार्बन के पास में टोटल एटॉमिक नंबर 6 था, मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे 6 थे। अगर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन ऊपर से अगर डाल दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है, कौन सा पार्टिकल नेगेटिव, ये अभी कुछ भी डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन ये तो हमको पहले से पता है ना, तो हम इसलिए यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 बोले तो 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मुझे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन अगर बनाना है तो उसमें मुझे 3 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे। उससे पहले सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास में एक कंपाउंड है, दैट कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज द H2S, और एक दूसरा कंपाउंड है, दैट कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज द HCl। H2S है और क्या है HCl है। तो मुझे बताइए सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16 है, 16 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का कितना है 1, तो मतलब 16 प्लस 2 इक्वल टू कितने हो गए 18, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है हमारे पास। तो इसमें नंबर ऑफ, इस स्पीशीज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18 हो गए। इस स्पीशीज में देखिए 17 प्लस 1 इक्वल टू कितने हो गए 18, मतलब H2S में 18 इलेक्ट्रॉन है और HCl में भी 18 इलेक्ट्रॉन है। तो ये दो स्पीशीज कौन सी होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होगी। कौन सी स्पीशीज होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। और भी एग्जांपल देख सकते हैं अपन, ये देखिए यहाँ पे पहला एग्जांपल हो गया, मान लीजिए ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि मेरे पास में देख लीजिए, मेरे पास में है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में देखिए 6 और 8 कितने हो गए, 6 और 8 कितने हो गए 14 हो गए। और दूसरा देखिए नाइट्रोजन N2, 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन में 7, दूसरे नाइट्रोजन में 7, कितने हो गए 14। तो ये क्या होगी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आपको बातें समझ में आ रही है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है।
जिसमें सेम नंबर ऑफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें बोला जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखिए। थर्ड एग्जांपल में क्या करेंगे, अभी वही बता रहा था मैं कि कार्बन है, कार्बन में मुझे अगर 10 इलेक्ट्रॉन अगर बनाने हैं तो उस पर लिखना पड़ेगा 4 नेगेटिव, क्योंकि 6 + 4 इक्वल टू हो गया 10। अगर मुझे नाइट्रोजन में अगर मुझे 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है तो नाइट्रोजन पे मुझे 3 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, तो N3 हो जाएगा। अगर उसी तरीके से मुझे ऑक्सीजन में 10 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं तो ऑक्सीजन में मुझे 2 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, ये हो गया दैट इज द 10 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से अब नेक्स्ट आता है फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9 आता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 आते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 9 आते हैं, तो इस पे लिखना पड़ेगा -1। समझ में आ रही है बात। उसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पे मतलब सोडियम के बाद फ्लोरीन के बाद में आता है नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर ही 10 होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये सारी स्पीशीज क्या होगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। देखिए इस नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, तो 10 नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गए, 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। इस फ्लोरीन में कितने थे, 9 थे, 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो 10 हो गए। ऑक्सीजन में कितने थे, 8 थे, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो 10 हो गए। नाइट्रोजन के पास कितने थे, 7 थे, 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, 3 नेगेटिव चार्ज बोले तो 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ पे हो गए 10। इस कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसमें हमने 3 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो कितने हो गए, 10 हो गए। अब उसके आगे भी हम बढ़ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए मेरे पास में है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। अगर मुझे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन अगर बताने हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं, अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। अगर मुझे 10 इलेक्ट्रॉन अगर इसमें बताने तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो 1 प्लस चार्ज आएगा। समझ में आ रही बात, 1 प्लस चार्ज आ जाएगा। उसी तरीके से हम मैग्नीशियम को भी बता सकते हैं, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 है, तो मुझे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो Mg डाई प्लस। उसी तरीके से एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है, तो उसमें से मुझे 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो Mg Al ट्राई प्लस, ऐसा भी लिख सकते हो आप, दैट इज Al ट्राई प्लस और Mg डाई पॉजिटिव, इस तरीके से निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हम इसमें इस तरीके से ये जो सारी स्पीशीज हो जाएगी, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 13 थे टोटल, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 10 बचे। इसमें 12 थे, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 10 बचे। इसमें 11 थे, 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने हो गए, दैट इज द 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 10 थे तो 10 ही है, इस पर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हमने बताया नहीं। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हमने, 10 कर दी, तो ये सारी की सारी स्पीशीज क्या हो जाएगी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है लास्ट, यहाँ पे देखिए वो पढ़ने वाले हैं, दैट इज द आइसोस्टर। क्या पढ़ने वाले हैं, आइसोस्टर। अब आइसोस्टर क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे हमने आइसोटोप देखा है, आइसोबार देखा है, आइसोटोन देखा है, नेक्स्ट हमने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भी देखा है, और यहाँ पे देखिए आइसोस्टर क्या होता है। आइसोस्टर क्या होता है, these are the isoelectronic species, these are the isoelectronic species। देखो आइसोस्टर क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है, बट विच कंटेन, उसके साथ साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो होती है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, विच कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स, विच कंटेन दी सेम नंबर ऑफ एटम। मतलब है कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं, नंबर ऑफ एटम भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या, नंबर ऑफ एटम भी क्या हो गए, सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो गए, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम हो गए। कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास में देखिए इस CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, एक कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है, 2 ही तो एटम है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 + 8 14। दूसरा देख लीजिए N2, दूसरा देख लीजिए N2, कितने एटम्स है यहाँ पे, 2। अरे यहाँ पे 2 एटम्स है, मैंने सेम या डिफरेंट की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे 2 एटम्स है, एक कार्बन का है, एक ऑक्सीजन का है, यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन के, तो 2 एटम्स है, तो आइसो एटॉमिक होगी, आइसो एटॉमिक होगी। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 है, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14 है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी होगी। तो ऐसी स्पीशीज को क्या बोला जाता है, दैट इज आइसोस्टर, सच स्पीशीज व्हिच इज कॉल्ड एज दी आइसोस्टर। और आगे देखिए, और एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास देख लीजिए आप, यहाँ पे देखो आप कि इस CH4 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 5 है, एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। इस NH4 में मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। यहाँ पे भी एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन, बोले तो 4 हो गए। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो, ये 6 और ये 4 10, 6 और 4 10, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 प्लस ये 6 + 4 = 10। नंबर ऑफ एटम तो सेम है, 5 5। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए,
दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे 7 + 4 11 हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, मतलब नाइट्रोजन पे आएगा 1 + 4, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने, तभी ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएगी और आइसो एटॉमिक भी हो जाएगी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो एटॉमिक हो जाए तो उसको क्या बोलोगे? आइसोस्टर। क्या बोलोगे उसे? आइसोस्टर बोलोगे। आपको दिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज आइसोस्टर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। आपको समझ में आ रहा है? बोथ ए एंड बी, इस तरीके से सवाल आते हैं, तो आपको सारी बातें डिस्कस करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, मेरे पास में वाटर है, दैट इज H2O। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 3। उसी तरीके से मेरे पास में देख लीजिए NH2 है, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 3 है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ये 2 और ये 8, 10। इसमें कितने हो गए? 7 और 2 9 ही हुए। तो 7 और 2 9 हो रहे हैं, तो यहाँ पे 10 करना पड़ेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये जो स्पीसीज है इन्हें बोला जाता है आइसोस्टर बोला जाता है, जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती है और क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ एटम्स भी जिसमें होते हैं। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमने आइसोटोप्स देखा है, आइसोबार देखा है, आइसोटोन भी देखा है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और आइसोस्टर भी देख लिया है। अब एक्चुअली यहाँ पे हम मतलब जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, हमने देखा है फंडामेंटल पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड दी न्यूट्रॉन। एक्चुअली उसकी डिस्कवरी कैसी हुई, कैसी टाइमलाइन से उसकी, कौन कौन से पार्टिकल कब कब डिस्कवर हुए और एटम्स से रिलेटेड कौन कौन से मॉडल दिए गए, उसकी सारी टाइमलाइंस यहाँ पे हमने लिखी हुई है। तो ईयर वाइज मैंने लिखी है यहाँ पे, कैसी शुरुआत हुई, फिर एटम्स की, मतलब एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके ऊपर चार्ज कैसे निकाला गया, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट से निकाला गया, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्चुअल में हुआ क्या था, सबसे पहले देखिए आप 1897 में डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की। ये सीक्वेंस भी ध्यान में रखिएगा आप, दैट इज 1897 में डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की बाय जे थॉमसन। फिर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, हमें तो पहले से हम पढ़ रहे हैं तो हमने लिख लिया उसको, ठीक है। लेकिन उसके वो डिस्कवर करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके यहाँ पे वर्क किया था। तो वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, कुछ 10-15 घंटों में ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1897 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई बाय जे थॉमसन। यहाँ पे देखिए 1909 में फिर क्या हुआ? न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ। वो कैसे डिस्कवर हुआ, किसने डिस्कवर किया? बाय रुदरफोर्ड ने उसको क्या किया? डिस्कवर किया। फिर 1910 में क्या हुआ? मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, हमने तो पहले ही बोल दिया कि -1.63 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, माइनस होता है। लेकिन वो चार्ज मेजर किया था किसने? R.A. मिलिकन ने उसने एक मेथड यूज किया था, दैट मेथड व्हिच इज कॉल्ड एज द ऑयल ड्रॉप मेथड। हम ये R.A. जो मिलिकन का जो एक्सपेरिमेंट है ऑयल ड्रॉप मेथड, ये भी डिस्कस करने वाले। जे थॉमसन का जो हमने बोला है कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर किया, तो उसके लिए यूज किया था उसने कैथोड रे ट्यूब, तो उसे कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। जो टेलीविजन आते थे पहले, जो टेलीविजन आते थे, अभी तो LCD LED वगैरह आता है, वो नहीं, जो पहले जो टेलीविजन आते थे, जो बड़े डिब्बे होते थे, तो वो जो बॉक्स था टेलीविजन का, वो क्या था? बेस था CRT पे, मतलब कैथोड रे ट्यूब। देखेंगे हम यहाँ पे, देखिए 1913 में क्या हुआ? बोहर ने एक एटॉमिक मॉडल दिया, तो उसको बोला गया बोहर एटॉमिक मॉडल। और वो जो बोहर है दैट इज द नील बोहर। क्या नाम है उसका? साइंटिस्ट का नील बोहर। उसके बाद में नेक्स्ट है 1924 में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आया। मतलब ये देखिए सारी बातें हम जो है ये पढ़ने वाले हैं किसमें? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक दिन में बताया नहीं गया, देखो कितना एफर्ट्स लगा, कितने साल लगे उसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1924 में डी ब्रोगली ने हाइपोथेसिस दिया। क्या होता है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस? तो वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले। फिर 1926 देखिए यहाँ पे 1926 में इरविन शॉर्डिंगर ने एक इक्वेशन दी थी, दैट इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड एज द शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन। वो बताती है कि जो वेव्स है उनका, मतलब जो वेव्स है उनका पार्टिकल नेचर है एज वेल एज वेव नेचर भी है। ये सारी बातें हम, दैट इज द शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन, जो कि इरविन शॉर्डिंगर ने दी थी, ये भी डिस्कस करने वाले। 1927 में क्या हुआ? हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया, उसे बोला गया
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। मुझे बताना है कि हम क्या क्या देखने वाले हैं करके स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। फिर लास्ट में 1932 में डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन की बाय जेम्स चैडविक, बाय जेम्स चैडविक। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए हैं, कौन कौन सी बातें हुई है, कौन कौन से यहाँ पे उनके एडवांटेज हुए हैं, कौन कौन से लिमिटेशन हो गए, ये सारी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बात ध्यान में रखिए आप। 1897 से लेकर 1932 तक इतने मतलब 40-50 सालों में इलेक्ट्रॉन या एटम्स या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के बारे में सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। तब हमें जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जो पढ़ने वाले हैं 10 से 12 घंटे में, वो देखिए कितने साल का इफर्ट्स है। एक दिन का एफर्ट या 2 दिन का एफर्ट नहीं है, सालों की मेहनत थी इन साइंटिस्ट की। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ था कि एक्चुअली यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, माइकल फैराडे इन 1867, 1865 1867 में उसने क्या किया गया था, माइकल फैराडे ने देखा था कि अगर हम क्या करेंगे, कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे, अगर उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से अगर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद में जितनी इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करेंगे उसका कन्वर्जन किस में हो जाता है, मास में हो जाता है। उसने ऐसा देखा। देखिए फिर से सुनिए, माइकल फैराडे ने ऑब्जर्व किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसने ऑब्जर्व किया कि हम जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में से, तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मास क्या हो जाता है, डिपॉजिटेड हो जाता है या फिर लिबरेट हो जाता है। तो उस पर से उसने कंक्लूड निकाला कि जो मास है वो चार्ज है, या चार्ज जो है वो क्या है, मास है। आपको बातें समझ में आ रही है? हमने क्या बोला है कि एवरी मैटर इज कंपोज ऑफ ए स्मॉल टीनी पार्टिकल, सच टीनी पार्टिकल व्हिच इज कॉल्ड एज द एटम, and the atoms are subdivided into a particle, that particle which is called as the subatomic particle or the fundamental particle। जैसे कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, हमको पता है, पहले ही हमको पता है, लेकिन वो एक्चुअली शुरुआत कैसी हुई वो आपको मैं बता रहा हूं। तो माइकल मतलब हमको पता है कि एटम्स के अंदर 2 चार्ज पार्टिकल है, एक है पहला प्रोटॉन, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और वो एटम के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है उनको अपना मास भी है, तो उसने मास में और चार्ज में एक रिलेशन निकाला, एक रिलेशन ऑब्जर्व किया बाय एन एक्सपेरिमेंट। दैट एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज द फैराडेज लॉ कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं, फैराडेज लॉ। तो देखने वाले हैं फैराडेज लॉ। तो क्या किया था फैराडेज ने, देखिए आप, सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। फैराडेज ने क्या किया था, माइकल फैराडे ने क्या किया था कि देखिए इस तरीके से कंटेनर लिया, उसने एक कंटेनर लिया इस तरीके से, एक बीकर, और इस कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर लेने के बाद इस कंटेनर के अंदर उसने क्या किया, उसने डाल दिया NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया, NaCl। लेकिन NaCl देखिए यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड जो घर में इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्ट। सो NaCl का उसने एक सोल्यूशन लिया। दैट सोल्यूशन विच इज कैसा सोल्यूशन लिया, एक्वियस सोल्यूशन। मान लीजिए मेरे पास में इस तरीके से कंटेनर है, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें वाटर लूंगा 100 ml वाटर लूंगा और इसमें 10 ग्राम NaCl डाल दूंगा, 10 ग्राम NaCl डाल दूंगा, उसको अच्छी तरीके से स्टर करूंगा, तो जो NaCl है वो अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा वाटर में। तो ये NaCl सोल्यूशन हो गया। वाटर का इस्तेमाल किए इसलिए बोलते हैं उसको एक्वियस सोल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे, एक्वियस। क्योंकि एक्वा बोले तो क्या होता है, अल्कोहल होता है क्या, नहीं, एक्वा बोले तो वाटर होता है। तो वाटर का जो वाटर में NaCl डालने के बाद में जो सोल्यूशन बना है, मिक्सचर जो बना है, उसे बोलोगे आप एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो जब एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ NaCl मतलब जब यहाँ पे देखिए आप कि हम NaCl में जब वाटर डालते हैं, मतलब उसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो वो कैसा क्या हो जाता है, वो NaCl 2 पार्ट में टूट जाता है। जैसे ही हमने NaCl को वाटर में डाला तो वो 2 पार्ट में टूटेगा। पहला पार्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव और दूसरा हो जाएगा Cl निगेटिव। तो जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसे बोलते हैं कैटायंस। क्या बोलते हैं उसे, कैटायंस। और जो निगेटिव पार्ट होता है उसे क्या बोलोगे, अनायंस बोलोगे। उसे क्या बोलोगे, अनायंस। तो इस कंटेनर में अब देखिए, इस कंटेनर में एक पॉजिटिव आयन है जिसको बोलोगे Na+ जो कि कैटायन है, और एक जो आयन है वो क्या है, Cl- बोले तो अनायन। वो क्या रहेगा, अनायन। उसने क्या किया, ये जो बीकर है या कंटेनर है, इसमें NaCl का एक्वियस सॉल्यूशन लिया, और NaCl को जैसे ही वाटर में डाला जाता है वो Na+ और Cl- में टूट जाता है। मतलब जो पॉजिटिव आयंस होता है उसे बोलते हैं कैटायन, और जो निगेटिव आयंस होता है उसे क्या बोलते हैं, अनायन। तो ये बात समझ में आ गई आपको। उसने क्या किया, बाद में उसने 2 रॉड इमर्स किए, 2 रॉड डीप किए,
वो ग्राफाइट के रॉड थे, दोनों की कार्बन ग्राफाइट। आपको पता है आप पेंसिल जो यूज करते हैं उसमें एक क्या होती है उसकी जो मतलब जो उसकी जो आपने देखा होगा जो पेंसिल होती है, पेंसिल का जो निप होती है वो किसकी होती है, कार्बन ग्राफाइट की होती है। आपने सेल देखे होंगे, सेल बैटरी हम जो यूज करते हैं, रेडियो में यूज करते हैं, टॉर्च में यूज करते हो, आप उसे ब्रेक करते हो, उसके अंदर आपको एक रॉड दिखाई देता है, कार्बन रॉड। तो वही रॉड है, कार्बन रॉड जिसे इलेक्ट्रोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम उसको, हम +2 में पूरा एक्सपेरिमेंट भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो रॉड है, एक रॉड उसने क्या किया, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिया, और दूसरा रॉड उसने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। यहाँ पे क्या लिया था उसने, बैटरी। ठीक है, हमने क्या किया, सिंपल सा एक बीकर लिया, उसमें हमने वाटर डाला, उसमें NaCl डाला, उसको अच्छे से घुमा डाला, तो क्या हो गया, NaCl सोल्यूशन। NaCl सोल्यूशन के बाद में उसमें 2 रॉड इमर्स किए इस तरीके से, एक रॉड दूसरा रॉड, और पहला रॉड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा, दूसरा रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा। जो रॉड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा गया वो हो गया पॉजिटिव, जो रॉड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा गया उसको वो रॉड हो गया नेगेटिव। तो जो रॉड पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ा गया उसे बोला गया यहाँ पे एनोड। क्या बोला गया, एनोड। और जो रॉड नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ा गया उसे क्या बोला गया यहाँ पे, कैथोड। अब कैथोड पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो सेल कौन से टाइप का है। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे जो पॉजिटिव है वो क्या है, एनोड है, और जो नेगेटिव है उसे क्या बोला इसने, कैथोड। जो पॉजिटिव है वो एनोड, जो नेगेटिव है वो कैथोड। अब बैटरी का स्विच ऑन कर दिए तो क्या होने वाला है मुझे बताइए। बैटरी का स्विच ऑन करने के बाद में ये जो रॉड दिख रहा है आपको, ये जो रॉड दिख रहा है कार्बन का, ये कैसा रॉड है, पॉजिटिव रॉड है। और ये जो दूसरा रॉड है ये कैसा रॉड है, नेगेटिव रॉड है। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव जो आयंस है वो अनलाइक पोल के पास, अनलाइक चार्ज के पास में क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। आपको पता है लाइक चार्जेस आर रिपेयर और अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट। मतलब दो अपोजिट चार्ज एक में को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दो सेम चार्ज एक में को क्या करते हैं, रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेगी, एक में को अट्रैक्ट करेगा। ये बात समझ में आती है आपको। तो मुझे बताइए कि ये जो रॉड है ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है। तो ये Na+ जिसपे प्लस चार्ज है ये किधर माइग्रेट होगा, टूवर्ड दी कैथोड, क्योंकि कैथोड कैसा है, नेगेटिव है। अभी तो बोला है कैथोड क्या है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव आयन उसकी तरफ माइग्रेट होगी। और ये जो Cl है, ये Cl किसकी तरफ माइग्रेट होगा, एनोड की तरफ, क्योंकि Cl पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ पे Cl पे नेगेटिव चार्ज है, Na पे पॉजिटिव चार्ज है, तो Na नेगेटिव की तरफ माइग्रेट होगा और Cl पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये प्रोसेस कंटिन्यूस शुरू रहती है, कंटिन्यूस लगातार जब शुरू रहेगी, तो क्या होगा, ये जो सोडियम है, ये सोडियम का मास यहाँ पे जमा होगा, डिपॉजिट होगा। सोडियम का मास इस रॉड पे क्या होगा, इस तरीके से डिपॉजिट होगा। इसे इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और क्या होगा यहाँ पे देखिए, ये Cl जब इधर जाएगा, Cl जाएगा इस तरीके से, तो दूसरे Cl एटम के साथ कंबाइन होकर यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा क्लोरीन गैस। क्या करेगा, प्रोड्यूस क्लोरीन गैस, मतलब Cl2 गैस लिबरेट होगा। यहाँ पे क्या होगा, Cl2 गैस लिबरेट होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ये देख लीजिए आप कि ये सोडियम जब इधर ये कैथोड की तरफ माइग्रेट होगा, तो सोडियम का मास जो है, सोडियम का मास क्या होगा, डिपॉजिट होगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर। क्यों होगा आपको पता है। और ये जो Cl है ये दूसरे क्लोरीन एटम के साथ में कंबाइन होकर क्लोरीन गैस बनाएगा, और क्लोरीन गैस क्या होगा, बबल आउट होगा। आपको पता है अगर हम वाटर में एयर अगर ब्लो करेंगे तो बबल निकलेंगे, उसमें से क्या निकलेंगे, बबल। तो हमको यहाँ पे क्लोरीन गैस के भी क्या दिखेंगे, बबल दिखेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, तो ये सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जब स्टॉप है, स्विच ऑफ है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एज इट इज रहेगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे, मतलब जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, जैसे ही हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, वैसा वैसा यहाँ पे मास ऑफ दैट सब्सटेंस, दैट NaCl डिपॉजिट होगा या फिर क्या होगा, लिबरेट होगा। तो अब कितना मास डिपॉजिट होगा और कितना मास लिबरेट होगा, तो उसके लिए उसने एक रिलेशन दिया था, दैट इज W इज द वेट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। कितना मास यहाँ पे डिपॉजिट होगा, कितना मास यहाँ पे लिबरेट होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, एंड Q इज द इलेक्ट्रिसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी। तो आपको ये बात इस पर से कंक्लूड ये निकलता है कि चार मास जो है, मास को चार्ज है, मास ही चार्ज है, चार्ज ही मास है। मतलब आप समझिए कि जो एक
एटम्स है, जो एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, वो स्मॉलेस्ट पार्ट के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उनको क्या है, चार्ज है, उनको क्या है, मास है। ये उस पर से कंक्लूड निकला है। कोई भी, अगर मैं यहाँ पे लकड़ी का, अगर यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो यहाँ पे जो मैटर्स लिया है इसके अंदर चार्ज पार्टिकल है, इसके अंदर, इसका क्या मतलब होता है, चार्ज पार्टिकल है। वो कौन कौन से चार्ज पार्टिकल है, ये देखने वाले हैं, ठीक है, कौन कौन से चार्ज। लेकिन उस पर से उसको एक आइडिया आ गई कि मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, तो वो चार्ज पार्टिकल कौन कौन से आपको पता है, तो उस पर से एक कंक्लूड निकाला फैराडे ने कि मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तभी तो यहाँ पे कि मास डिपॉजिट हो रहा है बाय सप्लाइंग दी इलेक्ट्रिसिटी। तो कितना मास डिपॉजिट होगा, कितना वेट डिपॉजिट होगा, तो वो है दैट इज W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो W क्या है यहाँ पे, दैट इज W इज अ वेट डिपॉजिटेड, वेट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। वेट कहां पे डिपॉजिट हो रहा, इलेक्ट्रोड पे, ये रॉड पे डिपॉजिट हो रहा, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोड। और दैट इज द Q इज द क्या है, Q इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, Q इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कितना वेट डिपॉजिट होगा और कितना वेट लिबरेट होगा, उसका एक रिलेशन दिया था माइकल फैराडे ने, दैट इज W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। सो दैट इज W इज द वेट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। हमें ये बाद में और पढ़ना है, सिर्फ मुझे आपको ये बताना है कि दैट इज मास में चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं ये आयरन का रॉड है, इसका अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े करूंगा तो एक वैसा वक्त आएगा कि उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसका आयरन का एटम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एटम्स। तो एटम्स के अंदर मतलब मैटर्स के अंदर क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में कल के लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे बाय जे थॉमसन। उसने यूज किया था कैथोड रे ट्यूब, तो उसको बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। अब हम यहाँ पे एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एंटर करने वाले, यहीं से नीट में या जेई में क्वेश्चन फ्रेम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन दीजिए। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, आप स्क्रीनशॉट लीजिए।